नमस्कार, जय हिंद। तो आइए आज हम लोग आ गए हैं टेस्ट सीरीज, साइंस का जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं वही क्रम में आज है अपना टेस्ट सीरीज नंबर 26। क्या इससे पहले के जो 25 थे वो आपने कर लिए हैं? अगर नहीं किए हैं तो कर लो भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज करा रहा हूं, कर लो, नहीं तो होगा नुकसान। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये सीरीज नंबर है भाई 26। इससे पहले 25 यानी कि 25 गुणते 25 650 प्रश्न आपको मैं उपलब्ध करा चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैक्सिमम प्रश्न आपको इन टेस्ट सीरीज से देखने को मिल जाएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में, साइंस के क्वेश्चन है ना। तो आइए शुरू करते हैं, खेला को शुरू करते हैं। पूछ रहा है कि क्लोरीन गैस मुक्त होती है जब क्षार क्लोर अभिक्रिया किया जाता है, उसमें क्लोरीन गैस कहता है कि मुक्त होगी, कहां मुक्त होगी क्लोरीन गैस? तो अगर पूछता है आपसे क्लोरीन गैस मुक्त होगी तो आपको आंसर बताने हैं। क्या आंसर बताना है? एनोड पर कि कैथोड पर, है ना, कि दोनों पर या किसी पर नहीं। तो क्लोरीन गैस जो है वह मुक्त होती है आपके किस पर? एनोड पर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अगर क्लोरीन गैस पूछे क्लोरीन गैस तो आप आंसर बताएंगे एनोड। अब अगर पूछता है कि कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है भैया, कैथोड पर है ना, तो हाइड्रोजन गैस। ये दोनों आपको याद रखना है। क्लोरीन गैस पूछता है तो बताएंगे एनोड, और कैथोड पर क्या होता है तो बताएंगे, समझ ही रहे होंगे अब क्या बताना है। चलिए आगे हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। धोने का सोडा, धोबिया सोडा जिसको कहते हैं, या जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, है ना, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं या धोने का सोडा भी कहते हैं। एक सेकंड, क्यों गड़बड़ा रहे हो भाई? हाँ, क्या कहते हैं? धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। आइए, तो अगर आपसे पूछे कि धोने का सोडा तो बताएंगे एक क्षारीय लवण है कि अम्लीय है या उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है धोने का सोडा, जिससे आप कपड़ा वपड़ा धोते हैं। तो धोने का सोडा आप जानते हैं कि यह एक क्षारीय लवण है। अब कैसे नहीं याद है, तो आपको अगर धोने का सोडा का कभी पूछ दे आपको पीएच वैल्यू, तो आप जानते हैं कि इसका पीएच मान लगभग जो होता है वह 9 होता है। धोबिया सोडा का पीएच मान क्या होता है? लगभग 9 होता है। तो 9 क्या है? देखिए आपने पढ़ा है कि 7 से अगर ऊपर है तो वो हो जाता है क्षारीय, और अगर 7 से नीचे है तो वो हो जाता है अम्लीय, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 9 है, यानी कि 7 से प्लस है, तो क्या हो जाएगा भैया? एक क्षारीय लवण हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है। ये तो धोवन सोडा। अगर आपसे पूछ दे बेकिंग सोडा का पीएच, तो बेकिंग सोडा का भी पीएच आपको याद रखना है, लगभग 8.5 आपको मिल जाएगा, है ना, लगभग ये होता है बेकिंग का। तो ये भी क्षारीय ही है। क्लियर है? क्लियर है सर, बहुत आसानी से समझ गए। आमतौर पर रसोई घर में जब आप खाना बनाते हैं तो स्वादिष्ट एवं खास्ता पकौड़ा बनाने के लिए इनमें से मिलाया जाता है। अब जब पकौड़े का नाम आता है तो लगता है कि खा ही ले, है ना, और वो भी खास्ता पकौड़ा। तो खास्ता पकौड़ा में जानते हैं खास्ता बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, यानी कि बेकिंग सोडा इसमें मिलाया जाता है। अभी हमने चर्चा किया ना कि बेकिंग सोडा है, यह भी क्षारीय है। इसका भी पीएच वैल्यू लगभग आपको 8.5 देखने को मिल जाता है। इसका जो अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो NaHCO3, NaH होता है। देखिए यहाँ पर H लगा हो तो समझिए कि बेकिंग सोडा है, H लगा हो तो बेकिंग सोडा है, यानी कि बाइकार्बोनेट है, ठीक ना, यानी कि बाइकार्बोनेट है। और 2 लगा हो Na2CO3 × 10⁻², है ना। तो अगर 2 लगा हो, देखिए 10⁻² कभी कभी एग्जाम में नहीं देता है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 10⁻² भी होता है ना, 10H2O भी होता है बाबू, लेकिन एग्जाम में 10H2O को हाइड रखता है कभी कभी। तो वहां पर आपको ये भी बात समझना है, ज्यादा कभी जानकारी रखिए लेकिन प्रॉपर रखिए कि अगर ये ना दे तब क्या मतलब उस सिचुएशन में क्या हो। तो Na2 अगर लगे तो बताएंगे कि 2 है, यानी कि धोबिया सोडा है, धोने वाला सोडा है। H है यानी कि खाने वाला सोडा है। H का मतलब H से हजम, खाएंगे तब तो हजम होगा, खाएंगे तब H से क्या होगा? हजम होगा। यानी NaHCO3 यानी कि H है सर, हजम होगा।
हजम होगा कब? जब खाएंगे, यानी खाने वाला सोडा है। या आप एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं कि बाई, बाई है, ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में बाई करने लगता है, होता कहते हैं ना गाँव घर में कि अरे बाई हो गया है, अनपच हो गया है। ये तो बाई से आप याद सकते हैं, कर सकते हैं कि खाने वाला आइटम है। इनमें से कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी, ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना। अच्छा, आप पढ़े हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, एक चीज नोट करिए, यहां पर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो धातु धातु एक मिनट, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है? वो होता है क्षारीय, ठीक ना। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है, अधातु का, वो होता है अम्लीय। ये प्रश्न पूछता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। लेकिन यहाँ जो ऑक्साइड होगा यह अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा, वो होता है एम्फोटेरिक या उभयधर्मी मॉलिक्यूल। तो उभयधर्मी कौन हो जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड तो है ही, जिंक ऑक्साइड भी है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से सभी। आइए, इनमें से कौन वृद्धि हार्मोन नहीं है? वृद्धि हार्मोन नहीं है, वृद्धि हार्मोन नहीं है तो देखिए, ऑक्सिन तो है वृद्धि हार्मोन, जिब्रेलिन भी है वृद्धि हार्मोन, साइटोकाइनिन भी है। एब्सिसिक अम्ल जो है ना, यह वृद्धि हार्मोन नहीं है, यह वृद्धि नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब मैं बोलूं कि बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो उस पर विशेष ध्यान दे देना है आपको, क्योंकि वह प्रश्न उच्च स्तर का होता है, आए हुए रहता है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो ये देखिए, पादप हार्मोन में ये भी आता है, साइटोकाइनिन भी आता है ना। यही आगे आपको मिल जाएगा कि पादप हार्मोन है पूछ रहा है। तो अभी आपने देखा कि साइटोकाइनिन जो है यह वृद्धि हार्मोन था, पादप हार्मोन है ना। इसको वृद्धि हार्मोन की भी संज्ञा दी गई है और ये पादप हार्मोन है, ठीक। इंसुलिन ये जंतुओं में होता है, आप जानते ही हैं कि इंसुलिन की अतिस्रवण से या अल्प श्रवण से कौन सी बीमारी होती है। थायरॉक्सिन भी आप जानते हैं, गलगंड रोग हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें जानते हैं। राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन। क्लियर बा? क्लियर बा। प्लाज्मोडियम में जनन कैसे होता है? प्लाज्मोडियम में जनन की बात करें तो प्लाज्मोडियम में हो जाता है बहुविखंडन। क्या हो जाता है? बहुविखंडन। बहुविखंडन से होता है, मतलब बहुत सारे टूट टूट के हो जाता है प्लाज्मोडियम में। तो याद रखना है, बहुखंडन से होता है प्लाज्मोडियम में जनन। आइए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण में प्रयोग किया जाता है। ये बढ़िया प्रश्न है, इसको आप अगर कॉन्सेप्ट समझिएगा ना तो गलती नहीं होगी, और रटिएगा तो गलती होगी। जरा सा 2 सेकंड एक्स्ट्रा आपको मैं समय लूंगा इसमें से। जैसे माना कि भैया ये दर्पण है, ठीक। सेविंग मतलब दाढ़ी बनाने वाला। जो लड़के होंगे वो दाढ़ी बनाते होंगे, लड़कियां नहीं बनाती हैं ना। जैसे हमें दाढ़ी बनाना है तो मैं अपने सामने दर्पण रखूंगा। अब मैं क्या चाहूंगा कि हमारा जो चेहरा है वो बड़ा दिखे, ताकि जो दाढ़ी छोटी छोटी है ये दाढ़ी भी बड़ी दिखे, और मैं जब इरेजर से उसको मिटाऊं, हटाऊं दाढ़ी को, तो आसानी से हट जाए और एक भी दाढ़ी छूटे ना। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? क्योंकि हमें दाढ़ी बनाना है और एक भी दाढ़ी छूटना नहीं चाहिए। तो हमें बड़े दिखने वाले दर्पण की आवश्यकता होगी। अब भाई छोटा, एक तो इतना छोटा है ही, अब ले छोटा दिखने वाला तो ये और नहीं दिखेगा। तो हमें चाहिए कि छोटा से बड़ा दिखाए। वो कौन करेगा? तो वह सर अवतल दर्पण करेगा। अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। एक लड़का हमको कमेंट किया कि सर कोई मास्टर है वो बता रहे हैं कि अवतल दर्पण का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि उसमें सुंदर दिखता है। वो अच्छा टेलीग्राम पर मैसेज किया था, हम कहे ऐसा नहीं है, सुंदर दिखने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है कि बड़ा दिखे, ताकि आप आसानी से दाढ़ी को बना सके, सेव कर सके। क्लियर है? क्लियर है। तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा। वहीं अगर पूछता है कि गाड़ी के साइड मिरर में, तो होता है उत्तल। साइड मिरर में उत्तल में छोटा दर्पण है। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखिए, गाड़ी का जैसे ये लुकिंग ग्लास है ना, ये लुकिंग ग्लास है ऐसे लगा हुआ। अब इसमें अगर बड़ा दिखेगा तो पीछे अगर मान के चलिए कि ट्रक आ रहा है तो एक ट्रक ही देख पाएंगे और उसके अगल बगल का कुछ नहीं दिखेगा। अब ये छोटा दिखेगा तो 3-4 ट्रक, 5 ट्रक या पीछे तक बहुत दूर तक दिख जाएगा, तो आप आसानी से गाड़ी चलाएंगे। तो यहाँ छोटा दिखता है, दाढ़ी बनाने में बड़ा दिखता है। दोनों अपोजिट होता है एक दूसरे का, ठीक। आगे चलिए,
लेंस से प्रकाश के खाली स्थान के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, लेंस से भी प्रतिबिंब बनता है, जानते हैं कि नहीं? प्रतिबिंब मिरर से तो बनता ही है, साथ ही साथ लेंस से भी बनता है। जो लेंस से बनता है वह होता है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो मारेंगे, कोई परावर्तन मारेगा, कोई TIR मारेगा, कोई भी वर्तन मारेगा, लेकिन राइट आंसर जो होगा वह होगा अपवर्तन। आइए, कोशिका के सभी अवयव एक पतले आवरण के द्वारा घिरे रहते हैं जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है। देखिए, समस्या ये है ना, आपको इजी प्रश्न थोड़ा कराएं, जो एग्जाम में आता है तो कहते हैं इतना इजी नहीं पूछता है, थोड़ा सा ही टाइट करता हूं तो है मैया है बप्पा करने लगते हैं। समझ रहे हैं? तो क्या करें भाई, इजी भी नहीं दे सकते हैं, ज्यादा जटिल भी नहीं दे सकते हैं। तो ये देखिए, जो एग्जाम में आता है मैं वही लेवल का क्वेश्चन रखता हूं, बहुत ज्यादा टफ नहीं रखता हूं, ये ध्यान देना आपको। आइए, कोशिका के सभी अवयव एक पतले आवरण के द्वारा घिरे रहते हैं जिसे कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। तो देखिए, दो चीज आपको समझना है। अगर पादप की बात करें तो पादप में भित्ति होती है, पादप में भित्ति होती है। अगर जंतु में बात करें तो जंतु में झिल्ली होती है ना। लेकिन यहाँ पर ना पादप का जिक्र किया है ना जंतु का, तो हमको आंसर ले लेना है कि ए तथा बी दोनों, क्योंकि पादप में वो भित्ति काम करता है, वही जंतु में प्लाज्मा झिल्ली काम करता है। तो यहाँ पर दोनों चीज आपको एकदम बेहद आसानी से याद हो जानी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है सर, बहुत अच्छे से समझ गए। तो राइट आंसर होगा यही। अगर पादप कह दे तो पादप में बताएंगे कि सर पादप में कोशिका भित्ति होती है। यही अगर आपसे कह दे कि जंतु, तो जंतु में बताएंगे प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब केंद्रक से पहले। मैं कल भी या परसों के वीडियो में बताया था कि प्रो हो तो केंद्रक से पहले और यूकैरियोटिक हो तो केंद्रक के बाद में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि इसमें केंद्रक विकसित होता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि प्रो है यानी केंद्रक के पहले, केंद्रक नहीं विकसित होता है, पूर्ण विकसित। तो हमको सही कथन छांटना है, तो ये तो नहीं होगा सर। इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में समसूत्री नहीं होता है, समसूत्री होता है यूकैरियोटिक में, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से श्वसन तंत्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो श्वसन तंत्र यहाँ प्लाज्मा झिल्ली में होता है। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए, जो लाइन बोल रहा हूं वो नोट कर लीजिए, हूबहू कॉन्सेप्चुअल चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है कहाँ? यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली में होता है। कहाँ होता है? प्लाज्मा झिल्ली में। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें श्वसन तंत्र देखिए यहाँ पर है ना, इसमें श्वसन तंत्र जो होता है वह प्लाज्मा झिल्ली में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। आइए, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम होते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पेट में क्या होता है? अम्ल होता है कि क्षार? तो कहेंगे कि सर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही तो अंदर गलाता है पचाता है ना। बिल्कुल, अम्ल है, जान रहे हैं कि गलाता है पचाता है, बस इतने आपको याद रखना है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये अपनी ही कोशिका को पचा देता है। अब पचा दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि अम्लीय हो सकता है सर। बस आंसर क्लियर हो गया। क्या होता है? लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वह होते हैं अम्लीय। होता क्या है कि जब इनकी जो कोशिका झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है, इसके अम्लीय जो एंजाइम है अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है। और इस प्रकार से कहा जाता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। मतलब वो अपने आप अपनी ही कोशिका को पचा दिया, दूसरी कोशिका को नहीं, अपनी ही कोशिका को पचा दिया। जैसे पेट है, खाना खाते हैं तो बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं, वो मांस खाते हैं, तो जो बाहर से मांस खाया वो मांस तो पच गया, लेकिन पेट का जो मांस है वो मांस तो नहीं पचता है। जिससे अम्ल रिलीज होता है वो भी तो मांस है, वो मांस तो नहीं पचता है। जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भी तो मांस है, वो नहीं पचता है। लेकिन जो बाहर से खाएंगे वो पच जाता है। तो ये भी ध्यान देना है ना। तो ये अपनी ही कोशिका को पचा देता है। अब ऐसा क्यों होता है कि बाहरी मांस पच जाता है और जो पेट वाला मांस है वो नहीं पच पा रहा है?
आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता होगा। तो एक पेट में होता है श्लेष्मा का आवरण, म्यूकस का आवरण होता है ना। वो आवरण जो होता है वही पचने नहीं देता है, आमाशय और पेट की जो दीवारें हैं उसको बचाता है। कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको इतना बस याद रखना है, वो ज्यादा डीप में मत जाइए, नहीं कहेंगे कि हमको पीसीएस की तैयारी नहीं करना है ना, तो ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं और बता दूं, कभी भी किसी के पद से उसकी योग्यता का कभी भी तुलना मत करिएगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप ये पढ़ाते हैं, इतना ही ज्ञानी हैं, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते हैं। भाई मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, अगर जानना है तो आकर के आप मुझसे मिले। ऐसे वीडियो में देख करके और आप जज नहीं कर सकते हैं किसी को भी, है ना। हर व्यक्ति की अलग अलग ख्वाहिश है, अलग अलग सपना है, वो क्या सोच रहा है, क्या सोच के वो नहीं कर रहा है, ये तो वो जाने ना। कमेंट करने में कुछ जाता नहीं है, फ्री का टाइप कर दिए। तो ऐसे कमेंट करने से बचें, फोकस आपको आपके टारगेट पर करना है, बस ध्यान ये रखना है आपको। आइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया न्यूनतम किस रंग में होती है? तो कम पूछे तो बताएंगे बैंगनी, कम पूछ रहा है बैंगनी। यहां पर भी कुछ लोग कमेंट करेंगे आंसर के लिए, लेकिन याद रखिएगा बैंगनी राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक, देखिए ये बहुत ही मतलब गलत करने वाला प्रश्न है, मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। इनमें से कौन सा एक लाइकेन, समझिएगा लाइकेन की बात कर रहा है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना में सहयोगी है, लाइकेन पूछ रहा है। जैसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखते हैं बच्चे मारते हैं राइजोबियम, फट से आंसर। भाई राइजोबियम लाइकेन है क्या? राइजोबियम तो लाइकेन है ही नहीं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये राइजोबियम होगा आंसर, गलत पढ़ा रहे हैं। पहले जान लो मेरे भ्राता, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे छात्र, मेरे चेला, राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, हमने लाइकेन पूछा है। लाइकेन है, पेटिगेरा है और लोवेरिया, ये दोनों है, यानी कि राइट आंसर बी तथा सी। याद कर लीजिए, क्वेश्चन मिलेगा नहीं मार्केट में। इनमें से किसका अपेक्षित घनत्व पानी से कम नहीं है? पानी से कम नहीं है अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व की तुलना पानी के संदर्भ में ही की जाती है, और पानी के संदर्भ में कह रहा है कि पानी से कम नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बन ही रहा है H2O, ये तभी बनेगा ना जल। हाइड्रोजन का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो 1 होता है, पानी का भी 1, इसका भी 1। ये तो बराबर हो गया, पानी से कम नहीं है, कम नहीं है, बराबर है, तो ये भी आंसर हो सकता है कि नहीं? कम नहीं है की बात कह रहा है, ये तो नहीं कहा कि बराबर नहीं है, कम नहीं है, तो आंसर ए भी हो सकता है। लेकिन और देखते हैं, वायु, वायु का जो अपेक्षित घनत्व है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, इसका है 14.37 अपेक्षित घनत्व। ठीक, तो ये तो पानी से अधिक है, कम नहीं है तो ये अधिक है, तो आदर्श आंसर जो होगा वो होगा वायु। लेकिन अगर ऑप्शन रहे 1 से अधिक तो दोनों हो जाएगा। केरोसिन तेल का होता है लगभग 8.8 हो, 0.8 भाई, और 0.8 और बर्फ का होता है 0.9। पानी से ये दोनों कम है, ये पानी के बराबर है, पानी से अधिक है वायु। आदर्श आंसर की बात करेंगे आप तो हो जाएगा इसमें क्या सर, ऑक्सीजन हो जाएगा, वायु हो जाएगा, सॉरी वायु हो जाएगा, क्योंकि 14.37 है। हाइड्रोजन बराबर है, कम नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है, बराबर है, ये भी आपको ध्यान देना है। आइए, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर थोड़ी देर में जल अपने आप स्थिर हो जाता है, इसका कारण क्या है? एक बाल्टी में पानी लीजिए, उसको हिला दीजिए, फिर नाचते 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 वो शांत हो जाएगा। क्यों? संयंता के कारण। ऐसा होता है संयंता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण नहीं होता है, केशिक्त प्लवन भी नहीं है, संयंता है। आइए, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से बढ़ रहा हो, गतिमान हो, तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा 2v से। क्या दिखाई देगा? 2v से, 2v से। ठीक, 17 का है ऑप्शन। आइए, स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रीट जो लैंप होता है, जो लाइट लगा होता है, उसमें देखिएगा ये ऐसे बाहर टाइप का निकला होगा, उसका जो दर्पण होगा, तो बाहर जब निकला रहता है तो वो होता है उत्तल, उत्तल दर्पण, है ना, ध्यान देना है। और टार्च उर्च में पूछ देता, लैंप में उत्तल और टार्च में अवतल होता है, दोनों याद रखना है।
या गाड़ी की हेडलाइट में भी अवतल होता है? आइए, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। कम क्वथनांक, वाष्पन का दर बढ़ जाएगा। आइए, अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु, यहां जीवाणु की बात कह रहा है, ध्यान देना है। अपमार्जक की भूमिका निभाता है ये जीवाणु। उस जीवाणु का नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास है अपमार्जक की भूमिका निभाने वाला जीवाणु। आइए, अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया के उत्पाद में अंतिम रूप से जो प्रोडक्ट रिलीज होता है वो होता है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, ध्यान रखिएगा, यहां मैक्सिमम बच्चों ने लैक्टिक अम्ल सोच लिया होगा, लेकिन अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद के रूप में पायरोविक अम्ल होता है। पायरोविक अम्ल होता है। ये प्रश्न पूछता है कि आप अगर बहुत दिन के बाद काम करते हैं तो आपके मांसपेशियों में ऐंठन होता है, इसका कारण लैक्टिक अम्ल होता है, लेकिन यहां पर आपको आएगा पायरोविक अम्ल। अब ये क्वेश्चन की प्रकृति बदल दे, जंतु लगा दे या कुछ और कर दे, तब आंसर बदल जाएगा। इंसुलिन के अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम जाती है। इससे ग्लूकोज जब रक्त में कम जाएगा, है ना, तो जब कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। और बढ़ जाएगा तो मधुमेह। अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। आइए, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में जो हार्मोन आप यूज करते हैं वो होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक ना, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, यहां एस्ट्रोजन हो, गर्भ निरोधक गोली के रूप में प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? प्रोटोजोआ से नहीं होता है, ध्यान दीजिए। मलेरिया प्रोटोजोआ, पायरिया प्रोटोजोआ, कालाजार प्रोटोजोआ, इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू है, ये वायरस से होने वाला रोग है। हाइड्रा में जनन होता है। हाइड्रा में जनन कैसे होगा भैया? मुकुलन के द्वारा होगा कि बहुखंडन के द्वारा होगा कि पुनर्भदन के द्वारा होगा कि पुनर्जनन के द्वारा? तो हाइड्रा जो है ना, हाइड्रा में होगा मुकुलन के द्वारा। आप हाइड्रा देखे होंगे, हाइड्रा नहीं देखा है तो आप देखिएगा, उसमें ऐसे यहां से फुज्जा मारेगा, ऐसे फुज्जा मारेगा, फिर इसमें से ऐसे फुज्जा मारेगा, तो ये मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। समाप्त हो गया ना? हाँ, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन आपने देखे, कर लिए होंगे अच्छे से, कुछ नोट भी आपने किया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। नमस्कार।